पाठ 14 चार्ली चैपलिन यानी हम सब लेखक हैं विष्णु खरे। पाठ में चार्ली के फिल्मों की विशेषताओं के विषय में बताया गया है। चार्ली की फिल्मों में हास्य व करुणा का समावेश देखने को मिलता है। चार्ली की फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, जिसमें करुणा के बाद हास्य व हास्य के बाद करुणा देखने को मिलती है तथा उनके फिल्मों को देखकर लोगों को यह नहीं लगता कि वे विदेशी हैं। सभी संस्कृति को चार्ली अपना सा लगते हैं, इसीलिए लोग स्वयं को चार्ली समझते हैं या अपने अंदर चार्ली को देखते हैं। पाठ के आरंभ में लेखक बता रहे हैं कि जिस वर्ष चार्ली 100 वर्ष के हो रहे थे, उसी वर्ष उनके फिल्मी दुनिया के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे। उनकी दो कारणों से यह वर्ष उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण था। उनकी पहली फिल्म थी मेकिंग ए लिविंग, जो 75 वर्ष से लोगों के सामने है। समय संस्कृति से परे आज लाखों भारतीय चार्ली की फिल्में देखकर आज भी हंसते रहते हैं। जैसे जैसे इस विकासशील दुनिया में टेलीविज़न और रेडियो का विस्तार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक समूह उनको फिर से जूते खाते व घड़ी सुधारते हुए देख रहे हैं। आगे लेखक बता रहे हैं कि चार्ली पर 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा, क्योंकि चार्ली की कुछ फिल्में इस्तेमाल नहीं की गई हैं और कुछ फिल्मों की रीलें बाद में मिली। इसके साथ ही टेलीविज़न व वीडियो के प्रसार के कारण उनकी फिल्मों को देखने वाले समीक्षक व दर्शक लोग भी बाद में अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। इसलिए लेखक ने कहा कि आगे 50 वर्षों तक चार्ली की फिल्मों पर काफ़ी कुछ कहा जाएगा। अब लेखक उनकी फिल्मों की विशेषताओं के विषय में बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। तुलना में बेहतर क्या होता है, भावना या बुद्धि? तो चार्ली ने भावना को चुना। इसका कारण था उनके बचपन की दो घटनाएं, जिनका उनके जीवन व फिल्मों में जिसका प्रभाव देखा जा सकता है। इन दो घटनाओं से समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है। पहली घटना, जब चार्ली बालक था तब वह बीमार पड़ा। तभी चार्ली की मां ने बाइबिल नामक ग्रंथ से ईसा मसीह का जीवन चरित्र पढ़कर चार्ली को सुनाया, जिसे सुनते हुए चार्ली व उसकी माता दोनों रोने लगते हैं, रो पड़ते हैं। दोनों में करुणा, दुख, प्रेम व दया की भावना उनके मन में जागृत होती है। दोनों करुणा व दुख की भावना से भर जाते हैं और इस प्रकार की घटना का प्रभाव उनके फिल्मों में देखा जा सकता है। घटना भी मन की भावनाओं को जागृत करने वाली दृश्य प्रस्तुत करता है। चार्ली जब बच्चा था तो उसका घर कसाई खाने के पास में था, जिस कसाई खाने में रोज सैकड़ों जानवरों को ले जाया जाता था। एक बार चार्ली अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, तभी एक जानवर को कसाई खाने के अंदर ले जाया जा रहा था। तभी वह जानवर छूट जाता है और भागने लगता है, जिसे पकड़ने के लिए कसाई खाने के लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं और कई बार पकड़ते समय गिरते हैं, फिसलते हैं, गिरते हैं, जिसे देख सड़क पर खड़े लोग हंसने लगते हैं। अंततः उस भेड़ को पकड़ लिया जाता है
और कसाई खाने की तरफ भेड़ को ले जाता हुआ देख चार्ली के मन में उसके साथ होने वाली घटना को सोच वह रोने लगता है। चार्ली रोने लगता है। उसके मन में दुख सोग की भावना जागृत होती है। तब लेखक कहता है इन्हीं घटनाओं ने उनकी फिल्मी दुनिया की भूमिका तय की होगी। करुणा के बाद हास्य व हास्य बाद करुणा का यह दृश्य ही के फिल्मों का आधार बना। इसीलिए लेखक ने कहा उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं, क्योंकि इस प्रकार के दृश्य उनके फिल्मों में देखा जा सकता है। चार्ली की चमत्कार यह भी है कि उनकी फिल्मों को देखकर पागल खाने के मरीज, भ्रमित लोग से लेकर आइंस्टाइन जैसे प्रतिभावान बुद्धि वाले लोग भी एक स्तर पर और कभी एक ही साथ आनंद की अनुभूति करते हुए इन सभी को एक साथ देखा जा सकता है। कहने का अर्थ है इनकी फिल्मों को देखकर सभी प्रकार के बुद्धि वाले लोग एक ही प्रकार के रसास्वाद व आनंद की अनुभूति करते हैं। आगे लेखक बता रहे हैं कि चार्ली ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों के वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक, चार्ली ने अपने फिल्मों को लोकतांत्रिक बनाया। कहने का अर्थ है उन्होंने अपने फिल्मों को लोगों के विचारों, भावनाओं और उनके जीवन स्तर के अनुसार अपने फिल्मों का निर्माण किया तथा साथ ही उन्होंने वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। यह कहने का अर्थ है कि उस समय के जो फिल्मकार थे, फिल्म निर्माता थे, वे एक विशेष वर्ग या वर्ण के लोगों के लिए फिल्म का निर्माण करते थे। जैसे राज दरबारियों या शासक वर्ग के लिए ही उनको खुश करने के लिए उनके रुचि के अनुसार उनकी प्रशंसा करने वाले फिल्म का निर्माण वह करते थे, फिल्म बनाते थे। मगर चार्ली ने इस परंपरा को तोड़ते हुए, इस वर्ग व्यवस्था को तोड़ते हुए केवल ऐसी फिल्में बनाई जो बता देता था कि राजा भी वैसा ही व्यक्ति है जैसा प्रजा। राजा भी एक आम इंसान की तरह है। कोई भी व्यक्ति या शासक अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता, मगर चार्ली ने ऐसी फिल्में बनाई जो स्वयं पर हंसता है और रोता है। आगे अब लेखक चार्ली के पारिवारिक परिवेश के विषय में बता रहे हैं। चार्ली का बचपन बहुत संघर्षमय था। चार्ली की माता गरीब थी। वह फिल्मों में मुख्य कलाकार के पीछे नृत्य करने वाली नर्तकी थी। चार्ली के पिता ने दोनों को छोड़ दिया था। इस कारण चार्ली को गरीबी में बिना पिता के साए में अपना जीवन जीना पड़ा। कुछ दिनों बाद माँ पागल हो गई थी, इसीलिए चार्ली को ही घर संभालना पड़ा। जब वह नौकरी के खोज में गए तो पूंजीपतियों व उद्योगपतियों ने उसे धुतकारा। इस सब का प्रभाव उनके जीवन में देखा जा सकता है और करोड़पति हो जाने के बाद भी उन्होंने अपनी फिल्म में उच्च या मध्यम वर्गीय जीवन को नहीं अपनाया। अपने निम्न जीवन स्तर को ही उन्होंने फिल्मों में दिखाया। चार्ली अपनी नानी की तरफ से खाना बदोश था और भारतीयता का गुण रखता था, क्योंकि चार्ली की नानी खाना बदोश थी और यूरोप के जिप्सी समुदाय के जो खाना बदोश थे वे भारत से ही यूरोप गए थे। इसलिए चार्ली भारतीयता का गुण रखते हैं और अपने पिता के तरफ से चार्ली यहूदी वंशी थे। इन सब परिवेशों का प्रभाव उनके जीवन में फिल्मों में देखा जा सकता है। इसलिए चार्ली का स्वभाव घुमंतू, आवारा, खाना बदोश टाइप का हो गया।
इसीलिए उन्होंने अपने फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, खानाबदोश, आवारागर्दी, घुमंतू को ही प्रस्तुत किया, जो दर्शकों की भावना तक पहुंचने और उनकी भावना को छूने में सफल हुई। आगे लेखक बता रहे हैं कि भारतीय फिल्मों और ग्रंथों में कई रसों का प्रयोग होता आ रहा है। भारतीय कलाकृति को कई रसों का ज्ञान है, लेकिन हास्य के बाद करुणा और करुणा के बाद हास्य का समावेश भारतीय फिल्मों में देखने को नहीं मिलता, जो चार्ली के फिल्मों में यह देखने को मिलता है। भारतीय फिल्मों के नायक स्वयं पर नहीं हंसते, वह दूसरों पर हंसते हैं या उनको दूसरों पर हंसते दिखाया गया है। यहाँ तक कि जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं जैसे रामायण और महाभारत, इन ग्रंथों में भी जो हास्य दृश्य है वह दूसरों पर हंसता दिखाया गया है। स्वयं पर किसी भी नायक को अपने ऊपर हंसते नहीं दिखाया गया है। ऐसा प्रयोग भारतीय कलाकृति में देखने को नहीं मिलता। भारतीय कलाकृति फिल्मों में नायक स्वयं के दुख में दुखी होता है या दूसरों के दुख में दुखी होते उनको दिखाया गया है, लेकिन स्वयं पर हंसते उनको नहीं दिखाया गया है, केवल दूसरों पर हंसते उनको दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति नाटकों में भी जो विदूषक होते थे, हंसाने वाले होते थे, वे भी राज दरबारियों से इधर उधर की बातें कर दूसरों को हास्य का विषय बनाकर हंसाते थे। स्वयं को हास्य का विषय नहीं बनाते थे, स्वयं पर नहीं हंसते थे। संस्कृत नाटकों में भी हास्य व करुणा का समावेश एक साथ देखने को नहीं मिलता। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही गुण पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषकों में देखने को नहीं मिलता। भारतीय फिल्मों में नायकों पर हंसते या स्वयं नायक को हास्यास्पद दिखाने की परंपरा नहीं थी, किंतु यह काम सर्वप्रथम राज कपूर ने अपनी फिल्मों में किया, स्वयं पर हंसने का कार्य किया। जैसे आवारा, श्री 420 आदि फिल्मों में राज कपूर ने चार्ली के ट्रम्प रूप का नकल किया, जिसे चार्ली का अवतार माना जाता है, जिसे चार्ली का भारतीयकरण कहा जा सकता है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर, श्रीदेवी ने भी चार्ली का नकल कर भारतीयकरण करने का प्रयास किया। गांधी और नेहरू भी चार्ली की तरह स्वयं को कई बार हास्यास्पद रूप में ढाल लेते थे और दोनों ही चार्ली को इसी हास्य रूप के कारण उनका सानिध्य चाहते थे। की फिल्मों में भाषा का उपयोग बहुत कम हुआ है या नहीं हुआ है। वे अधिक से अधिक अपनी शारीरिक हाव भाव से लोगों को हंसाते थे। फिल्मी दुनिया में बहुत से कलाकार हुए, लेकिन चार्ली के सभी गुणों को अपने अंदर नहीं उतार पाए, इसीलिए चार्ली को आज भी याद किया जाता है। भारत में केवल व्यक्ति होली ही एक ऐसा त्यौहार है जिस पर लोग स्वयं पर हंसते हैं, बाकी समय भारतीय परंपरा में ऐसा देखने को नहीं मिलता। चार्ली को देखकर लोग यह भी महसूस करते हैं कि वह अंग्रेज़ों पर हंस रहे हैं, विदेशियों पर हंस रहे हैं, इसीलिए भी भारतीय दर्शक उनके फिल्मों को देखकर पसंद करते हैं। अपने जीवन के अधिकांश समय में हम चार्ली को अपने अंदर महसूस करते हैं, क्योंकि मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सब सुपरमैन नहीं हो सकते। तो यह थी पार्ट चार्ली चैपलिन यानी हम सब। आशा आप सबको समझ में आई।